बहुत छोटे होते हैं तो आपके बारे में कोई भी गेस नहीं कर सकता, राइट। कोई भी गेस नहीं कर सकता कि आपने आगे आगे बढ़ के क्या करना है। This PDF is not opening. Let me open it again. So here we are doing lesson 4, A Truly Beautiful Mind, the story of Albert Einstein's childhood, right? So shall we start? All present? Yes, ma'am. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness, right? अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में, राइट। एक जर्मन सिटी अर्म के अंदर उसका बर्थ हुआ था, एंड विदाउट एनी इंडिकेशन, जब वो पैदा हुआ था तो कोई संकेत नहीं था दैट ही वाज destined for greatness, कि उसका जो डेस्टिनी मतलब डेस्टिनी, भाग्य, किस्मत, कि उसकी किस्मत में बहुत महानता लिखी है, मतलब वो आगे जाके बहुत ज्यादा महान इंसान बनने वाला है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, एंड ही वाज गिविंग समथिंग ग्रेट टू द वर्ल्ड। ये कहीं भी मेंशन नहीं था जब उसका बर्थ हुआ था। ऑन द कंट्री हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। इसके विपरीत, कंट्री मतलब उसके उल्टा, उसके विपरीत हिज मदर थॉट, उसकी माँ क्या सोचती थी, एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। फ्रीक मतलब कमजोर, राइट। एल्बर्ट बहुत कमजोर है। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। उसके लिए उसका सर, यानी कि एल्बर्ट का सर जो था वो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाई देता था। मींस जो एल्बर्ट की माँ थी उनको ये लगता था कि एल्बर्ट जो है उसका सर कुछ ज्यादा, जरूर से ज्यादा ही बड़ा है, मतलब कंपैरेटिवली टू द अदर चिल्ड्रन, और जो बच्चे होते हैं उनसे कहीं ज्यादा वो बड़ा सर लगता था उसको, राइट। One student is saying that my voice is not clear to her. All of you are listening? My voice is coming to you or not? Yes, ma'am. It Yes. is clear. Prabha is here. Yes, ma'am, आ रही है. Prabha is saying that my voice is not clear and she is not able to listen. So maybe there is some network issue with Prabha, right? Okay. So at the age of 2.5, जब वो 2.5 यानी कि 2.5 साल के थे, आइंस्टाइन स्टिल वाज़न्ट टॉकिंग। आइंस्टाइन जो थे वो बात नहीं करते थे, मतलब अभी उन्होंने बोलना नहीं सीखा था। हम देखते हैं ना जो छोटे बच्चे होते हैं वो 1.5, 2 इयर्स तक थोड़े थोड़े 1-2 वर्ड जब वो बोलना शुरू कर देते हैं, राइट। बट आइंस्टाइन ने 2.5 इयर्स तक कुछ बोलना ही नहीं सीखा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उसने आखिर में बोलना सीखा, he uttered everything twice. uttered मतलब बोलना, रिपीट करना, वो हर चीज को 2 बार रिपीट करते थे। आइंस्टाइन didn't know what to do with other children. आइंस्टाइन को नहीं पता था कि बाकी बच्चों के साथ क्या करना है, मतलब जैसे होते हैं ना छोटे बच्चों को पता होता है दूसरा बच्चा उसकी एज का उसके साथ है तो हमें उनके साथ खेलना है, राइट। हम आप भी छोटे हो, आपके साथ आप 9th क्लास में हो, 9th क्लास का बच्चा आप भी प्लेग्राउंड में हो और दूसरा 9th का बच्चा प्लेग्राउंड में आ जाए तो आप उससे बातचीत करोगे, आप सब खेलोगे, यही तो करोगे। लेकिन आइंस्टाइन को ये पता ही नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ उसको करना क्या है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। उसके जो प्लेमेट्स मतलब साथ में खेलने वाले, उसके जो साथ में खेलने वाले बच्चे थे उन्होंने उसको एक नाम दिया हुआ था, उसका नाम था ब्रदर बोरिंग। इस नाम से वो उसको बुलाते थे। So the youngster played by himself. यंगस्टर कौन है यहाँ पर? आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन जो था वो अपने आप ही अकेला खेलता रहता था। मच ऑफ द टाइम मतलब ऑलमोस्ट टाइम वो अपने आप अकेला ही खेलता रहता था। He especially loved mechanical toys. उसको ज्यादा क्या पसंद थे? मैकेनिकल टॉयज, जो जिसमें वो होते हैं
कोई रिमोट से चलने वाले, कोई नीचे से वो होता है ना, पीछे स्ट्रिंग होती है उसको खींच के चलते हैं, राइट। कुछ चाबी भरते हो तब चलते हैं, तो इस तरह के मैकेनिकल टॉयज को ज्यादा पसंद है। उनमें व्हील्स होते हैं, राइट। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, अपनी जो बहन थी, यानी कि उसकी जब बहन का बर्थ हुआ, माजा, he is said to have said, ऐसा कहा जाता है जब उसकी बहन माजा का बर्थ हुआ था तब उसने क्या बोला था, फाइन, ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स। उसने क्या पूछा था कि ये तो ठीक है, उसको ये नहीं लगा कि ये बच्चा है, उसने सोचा कि ठीक है बट इसके पहिए का है, मतलब व्हील्स का है जिससे ये चलेगी। तो वो क्या सोच रहा था, he was thinking that the child was also a mechanical toy। उसको ये लगता था कि ये जो उसकी वो जो बच्चा है, इट मींस उसकी जो बहन है वो भी एक she is also kind of toy, वो भी एक खिलौना ही है। तो आप ये देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनके बचपन के अंदर ही वो जस्ट लाइक अ वेरी, हम बोलते हैं ना इस तरह की अगर हरकतें हमारे सामने कोई बच्चा करे तो हम उसको पागल समझते हैं, फूल मानेंगे ना हम उसको। तो आइंस्टाइन जो देखो ऐसी हरकतें करता था, हम यही बोलते हैं कि पागल बच्चा है, ये तो इंसान है, इसका मतलब अपनी बहन का जन्म हो उस टाइम पे पूछता है उसके पहिए कहाँ हैं, तो हमें क्या लगेगा कि ये तो इंसान है, ये इसके पहिए लगाने चाह रहा है, ये तो बच्चा बिल्कुल पागल है। तो आइंस्टाइन का बर्थ जो चाइल्डहुड था वो इस तरीके का था, ही वाज वेरी इनोसेंट एंड डिडंट नो एनीथिंग अबाउट। A headmaster once told his father, उसके जो हेडमास्टर थे उन्होंने एक बार उसके फादर को बोला था that what Einstein choose as a profession wouldn't matter, कि जो भी आइंस्टाइन ने चूज करेगा, यानी कि आइंस्टाइन जो भी चाहता है एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, जो भी वो करना चाहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वो कभी भी किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकता। हेडमास्टर की ये स्टेटमेंट थी। नो, हम बोलते हैं ना टीचर्स बच्चों को ज्यादा पहचानते हैं कि ये बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उनकी एबिलिटी हम समझते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है। जो बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वीक होते, कमजोर होते हैं, वो आगे जाके कुछ नहीं कर सकते, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं हम यू कंसिडर करते हैं कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, आगे जाके बहुत कामयाब होने वाला है। तो समटाइम्स क्या होता है, इसका उल्टा भी हो जाता है। बहुत इंटेलिजेंट दिखने वाले बच्चे जो हैं वो कई बार नाकामयाब रह जाते हैं, और बहुत ज्यादा डम दिखने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंड आइंस्टाइन द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ दोज चाइल्ड, उस तरीके के बच्चों का एक एग्जांपल है हमारे सामने, जिसके हेडमास्टर तक ने डिक्लेयर कर दिया था कि चाहे वो कोई भी प्रोफेशन चूज करे, कुछ भी करना चाहे, वो कभी सफल नहीं हो सकता। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6। आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखा। वायलिन इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो उसने बजाना सीखा जब वो 6 यानी कि 6 साल का था। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी, मतलब उसकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, इसलिए उसने वो बजाना सीखा। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist, maintaining his skill throughout his life। amateur का मतलब क्या होता है, जो काम करते हैं, देखो साइड में दिया हुआ है, doing something for personal enjoyment rather than as a profession। जो कोई भी काम करते हैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए, उसका कोई प्रोफेशन नहीं होता है। मतलब वायलिन बजाना उस प्रोफेशन नहीं था, वो सिर्फ अपने खुशी के लिए बजाता था कि थोड़ा एंजॉय हो जाए, हम अपने लिए अच्छा लगे, राइट। हम देखते हैं ना कुछ बच्चे सिंगिंग करते हैं, जो अकेले होते हैं तो बैठ के गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दैट जस्ट दे वांट टू एंजॉय देमसेल्फ, वो अपने आप ही एंजॉय करना चाहते हैं, वो उनका प्रोफेशन नहीं है गाने गाना, राइट। कुछ डांस करते हैं मस्ती के लिए, राइट, कुछ गेम्स खेलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका प्रोफेशन है, नहीं, वो अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। सो मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, उसने अपनी इस स्किल मतलब कुशलता किस बात की, वायलिन बजाने में, मतलब वो बहुत अच्छा वायलिन बजाता था, तो स्किल को पूरी जिंदगी तक कायम रखा, मतलब वो पूरी लाइफ वायलिन बजाता रहा, सिर्फ किसके लिए, अपने शौक के लिए, काम के लिए नहीं, शौक के लिए। That is clear to everyone? यहाँ तक सभी को समझ में आया? yes, Anyone has any doubt?
each paragraph and every word is clear? You want to know any meaning? No one? Okay, let's start. But Albert Einstein was not a bad pupil. Albert Einstein कोई बुरा विद्यार्थी नहीं था. Pupil मतलब student. कोई बुरा student नहीं था. He went to high school in Munich. वो म्यूनिच के अंदर हाई स्कूल में गया. Where Einstein's family had moved when he was 15 months old. मतलब उसका देखो बर्थ तो जर्मन की सिटी अर्ल में हुआ था, लेकिन जब वो 15 महीने का था तब उसकी फैमिली जो थी वो म्यूनिच में मूव यानी कि वहां चली गई थी, वहां शिफ्ट हो गई थी वो. एंड स्कोर गुड मार्क्स ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट. तो वहां पर म्यूनिच के अंदर ही वो हाई स्कूल में पढ़ता था क्योंकि उसकी फैमिली वहां पर थी, वो उन्हीं के साथ वहां पर पढ़ता था. एंड उसको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिलते थे. तो ये नहीं है कि वो बहुत बुरा स्टूडेंट था, नहीं, अच्छा स्टूडेंट था वो. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teacher. Regimentation means that every school has some rules and regulations, right? आपके स्कूल में भी कुछ limitations होती है, कुछ rules है बच्चों के लिए जो आपको follow करना पड़ता है. And discipline होता है, हर स्कूल के अंदर discipline तो होता ही है. अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते ना, you will get punishment for it. तो ये सब क्या है, ये स्कूल के रूल्स होते हैं, तो आपको फॉलो करना ही पड़ेंगे. लेकिन आइंस्टाइन को स्कूल के या डिसिप्लिन जो था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. That's why he hated the school. उसके स्कूल की जो रूल्स रेगुलेशन और जो डिसिप्लिन था उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. Often clash with his teachers. हमेशा उस क्लैश मतलब बहस हो जाना, झगड़ा हो जाना. हमेशा वो अपने टीचर्स के साथ बहस करता रहता था. At the age of 15, जब वो 15 साल का था, यानी 15 years का हुआ, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. Einstein का वहां पर दम घुटने लगा, राइट? वो बहुत ज्यादा अपने आप को क्या महसूस करने लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, इस तरीके की उसके अंदर फीलिंग्स आ गई. एंड उसने स्कूल छोड़ दिया, बट फॉर गुड, कुछ अच्छा करने के लिए. The previous years, Albert's parents had moved to Milan. यानी कि 15 साल का वो था, तो जब वो 14 years का था, यानी कि एक साल पहले उसके पेरेंट्स जो थे वो कहाँ चले गए थे, मिलान में चले गए थे, और एल्बर्ट को म्यूनिच में ही छोड़ गए थे ताकि वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ले. And left their son with relatives. और कहाँ पर रहना पड़ा था उसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को वो उनके रिलेटिव्स के पास, रिश्तेदारों के पास छोड़ के चले गए. वो मिलान चले गए. अब एल्बर्ट जो था वो 1 year तक अपने रिलेटिव्स के पास रहा. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक बहुत लंबे बहस डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी व्हिच वाज मोर लिबरल देन म्यूनिच. बहुत लंबी डिस्कशन हुई, बहुत बातचीत की उसने, बहुत ज्यादा कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को. उसके बाद आइंस्टाइन जो था उसकी इच्छा पूरी हुई कि वो अपनी एजुकेशन जो है वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के अंदर वो कंप्लीट कर सके, राइट? एंड क्योंकि वो जर्मनी से था तो उसको जर्मन आती थी अच्छे से, तो वहां पर वो करते कंप्लीट अपनी जो एजुकेशन है. और उसको ये लगता था स्विट्जरलैंड इज अ सिटी, एक ऐसा शहर है जो म्यूनिच से ज्यादा लिबरल है. लिबरल मतलब वहां पर ज्यादा उसको स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, ठीक है? मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर इतने सारी लिमिटेशंस, डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब कुछ नहीं होगा. इसलिए उसने सोचा कि मैं स्विट्जरलैंड में जाके वहां पर अपने एजुकेशन कंप्लीट करूंगा. That's why he left Munich. Einstein was highly gifted in mathematics. आइंस्टाइन जो था, हाँ, हाईली गिफ्टेड मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, नॉलेजेबल था, यानी कि बाय बर्थ से उसके जो इंटरेस्ट था वो किस में था, मैथ्स में था. एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. तो देखो उसकी जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं वो सारी किस में है, फिजिक्स और मैथ्स में तो है. तो ये कहता है कि यही कहा गया है कि आइंस्टाइन जो था वो बाय बर्थ गिफ्टेड था, कि उसको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट था. मतलब हमें स्कूल में पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, देखो सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बट डिफरेंस इज, मैंने आपको कल भी बताया था, दैट जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं.
और उसको हमारा पढ़ने का मन भी करता है। जब भी आपको कोई बोलेगा ना बैठ के पढ़ लो, तो आप वही बुक को उठाओगे जो आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आइंस्टाइन का इंटरेस्ट भी मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और जब उसने अपना स्कूल फिनिश कर दिया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। स्कूलिंग खत्म करने के बाद उसने ज्यूरिच की जो यूनिवर्सिटी थी वहां पर पढ़ाई कंप्लीट की। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mouse stick. Mouse stick क्या होती है? मूंछें। लेकिन साइंस एक ऐसी थिंग नहीं थी जो उसको अपनी तरफ अपील मतलब अट्रैक्ट करना। डैशिंग यंग मैन किसके लिए यूज हुआ है? आइंस्टाइन के लिए। मींस जैसे बाकी के यंग मैन होते हैं, उसी तरीके से उसको साइंस के अलावा किसी और चीज में भी इंटरेस्ट था, राइट? और वो क्या था? He also felt a special interest in a fellow student, कि उसका इंटरेस्ट उसके साथ पढ़ने वाले एक स्टूडेंट के अंदर भी था। मतलब पढ़ाई के साथ साथ उसका इंटरेस्ट कहीं और भी था। और वो कौन स्टूडेंट था जिसके अंदर उसको ज्यादा रुचि थी? दैट इज मिलेविया मैरिक। मिलेविया मैरिक नाम की एक लड़की थी जिसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट रखता था। whom he found to be a clever creature. क्लेवर क्रिएचर मतलब जो बहुत ज्यादा कनिंग, चालाक और यू कैन सी इंटेलिजेंट थी। उसको लगता था कि ये भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड। वो भी जो लड़की थी वो कहाँ से आई थी? हैड कम टू स्विट्जरलैंड। वो स्विट्जरलैंड में इसलिए आई थी because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. वो वहां पर स्विट्जरलैंड में क्यों आई थी? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो थी ज्यूरिच की, यानी कि ज्यूरिच के अंदर जो यूनिवर्सिटी थी सिर्फ वहीं पर ही यूरोप में अलाउ था जहां पर वुमेन्स जो थी यानी कि लड़कियां जो थी वो क्या कर सकती थी? डिग्री हासिल कर सकती थी। मतलब उनको हाई एजुकेशन के लिए ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना पड़ता था यूरोप के लोगों को। वो ये कहना चाहता है, स्पेशली वुमेन्स को, लड़कियों को, औरतों को। आइंस्टाइन साइन हर एन एलए अगेंस्ट द Philistine, those people in his family and at the university with whom he constantly had fought. आइंस्टाइन को उसी के अंदर एक अच्छा साथी दिखता था, एक फ्रेंड दिखता था, राइट? अले मतलब एक अच्छा दोस्त होना। मिलेविया आइंस्टाइन को अच्छी लगती थी, उसको वही एक अच्छी दोस्त दिखती थी। अगेन द फिलिस्टीन। फिलिस्टीन कौन होते हैं? That is a word used disapprovingly to talk about people who didn't like art, literature and music. ये उन लोगों के लिए यूज हुआ है जिनको क्या अच्छा नहीं लगता, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब कुछ पसंद नहीं होता ना, ये उनके लिए यूज होते हैं ये वर्ड्स। So those people in his family, और ऐसे लोग फिलिस्टीन्स जो उसकी फैमिली के अंदर थे, यूनिवर्सिटी के अंदर थे जहां वो पढ़ता था, he was constantly at odds, मतलब उनसे वो हमेशा अलग रहता था, वो उसको समझते नहीं थे। ठीक है? जो होते हैं ना लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो ज्यादा बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, उनके दोस्त जो होते हैं वो कम ही होते हैं, और जो होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। तो आइंस्टाइन भी इसी तरीके का था, उसके भी सिलेक्टेड दोस्त जो फ्रेंड्स थे, एंड वो सबके साथ उसी तरीके से नहीं रह पाता था क्योंकि सब उसको अजीब ही समझते थे। शुरुआत में हमने देखा ना उसका बिहेवियर थोड़ा अलग सा ही था। The couple fell in love and letters survive in which they put their affection into words. उन्होंने लेटर्स लिखे जिसके अंदर उसने अपनी फीलिंग्स, अपना अफेक्शन जो था जो उसकी तरफ, वो लिखा। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, उसने मतलब लेटर लिखा उसके लिए, और वो भी मतलब वो लेटर जो था उसके अंदर उसने अपना अफेक्शन तो दिखाया ही दिखाया, उसके साथ साथ उसने साइंस के वर्ड्स भी यूज कर लिए, मतलब साइंस के साथ यूज करके उसने लेटर लिखा उसके लिए। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या लेटर लिखा था मिलेविया के लिए? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव brought our work on relativity to a victorious conclusion. मतलब कितनी खुशी की बात होगी और कितनी ज्यादा प्राउड की बात होगी अगर हम दोनों मिलके काम करें रिलेटिविटी के ऊपर, एंड इट वाज विक्टोरियस कंक्लूजन। तो क्या होगा अगर हम दोनों मिलके एक साथ काम करेंगे तो वो हमारी जीत होगी। उसका कंक्लूजन यानी कि परिणाम ये निकलेगा कि हम अपनी थ्योरी, जो रिलेटिविटी की थ्योरी उसने पब्लिश की थी, वो हम बनाएंगे साथ मिलके, तो हम ज्यादा
कामयाब होंगे और इसका परिणाम ये निकलेगा। मतलब इस लेटर के थ्रू वो उसको क्या कर रहा है, साथ में काम करने के लिए तो बोल ही रहा है, उसके साथ ही वो उसको प्रपोज भी कर रहा है मैरिज के लिए, ठीक है। तो लेटर उसका वो ये भी दिखाना चाहता था दैट ही लव्स हर, एंड वो ये भी शो करना चाहता था दैट दे वांट टू वर्क टुगेदर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक आइंस्टाइन के बारे में पता लगता है कि आइंस्टाइन जो था वो किस तरीके का स्टूडेंट था और कैसे उसकी लाइफ थी, स्टूडेंट लाइफ, एंड आफ्टर उसके बाद उसकी जो पर्सनल लाइफ यानी कि लव लाइफ है वो भी दिखाई हुई है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Is it clear everyone? Are you listening? My voice is clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Anyone want to ask something? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Story is easy and ज़्यादा difficult words भी नहीं है, and I'm telling the words which are difficult to you. मैं वहीं पर ही meaning बता रही हूँ आपको. So move ahead, आगे बढ़े. आगे करें? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. In 1900 at the age of 21, 1900 में यानी कि साल 1900 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी एंड अनएम्प्लॉयड थे, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई लेकिन कोई काम नहीं मिला उनको करने के लिए. He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in the 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. मतलब 21 years की एज में उसने अनएम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी एंड वो काम करने लगे. फिर उसके बाद एज अ टीचिंग असिस्टेंट, यानी कि वो असिस्टेंट बन गए थे और पढ़ाते थे वो, एंड ये प्राइवेट लेसन और प्राइवेट जैसे ट्यूशंस देते हैं ना, उस तरीके से वो ट्यूशंस भी देते थे एंड फाइनली सिक्योर्ड जॉब. और लास्ट में उनको 1902 में जॉब भी मिल गई थी जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट की थी, टू बी असेसिंग सॉरी इन द पेटेंट ऑफिस इन द बर्न. पेटेंट क्या होता है? जो बर्न एक सिटी है, उस सिटी के ऑफिस के अंदर पेटेंट मतलब अ डॉक्यूमेंट व्हिच गिव्स द राइट ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. मतलब आप देखते हो ना कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, तो उनके लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती है. तो उसी तरीके से वहां पर उस ऑफिस के अंदर उसको जॉब मिल गई थी, ठीक है. तो आइंस्टाइन का काम क्या था? वहां पर वो जो परमिशन दी जाती है ना उसमें वो काम करता था. आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. अब वहां पर वो ये सब कुछ भी कर रहा था, मतलब while he was supposed to be assessing other people's invention. जब उसको क्या करना था? दूसरे लोग जो इन्वेंशन करते थे ना, दूसरे लोग जो इन्वेंशन करते थे वो उनको असेस तो करता ही था, उनका अवलोकन करता था, देखता था कि भाई इनको अप्रूवल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए. उसके साथ साथ वो सीक्रेटली चुपचाप अपना खुद का भी जो इन्वेंशन था वो कर रहा था. मतलब दूसरों के इन्वेंशंस तो वो असेस कर ही रहा था, साथ ही साथ अपना भी इन्वेंशन कर रहा था वो. He is said to have jokingly called his desk drawer. ऐसा कहा जाता है कि वो मजाक में अपनी जो ड्रॉर थी उसको बोलता था एट द वर्क, जहाँ वो काम करता था वहां पर एक ड्रॉर थी, उस ड्रॉर को बोलता था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. मतलब उसके अंदर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट रखता था, जो भी वो थ्योरी बना रहा था ना रिलेटिविटी की, वो सारी उसके अंदर रखता था. तो वो अपने उस ड्रॉर को, अपने टेबल के ड्रॉर को बोलता था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. उसको ये वर्ड दे रखा था उसने मजाक में. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी निकली थी, थ्योरी निकली रिलेटिविटी की, किसके अंदर? पेपर्स के अंदर. अकॉर्डिंग टू विच द टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. और उस थ्योरी का मतलब क्या था? उसने क्या थ्योरी दी थी? सबने पढ़ा है साइंस में रिलेटिविटी की थ्योरी क्या है कि टाइम और डिस्टेंस जो होते हैं वो हमेशा इक्वल एब्सोल्यूट सही नहीं होते. Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they are together. Sorry, if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other. वो क्या कहता है कि अगर दो सही क्लॉक्स यानी कि दो
घड़ी अगर हम टाइमली उनको सेट करें, वो सही चल रही है और वो पूरा एक सर्कल लेके, यानी कि जहां से शुरू हुई वहां पर आके दोबारा आती है, तो वो भी सही टाइम नहीं दिखाते हैं अगर उनमें से एक बहुत जल्दी चल रही है और दूसरी थोड़ी सी स्लो चल रही है, राइट। इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर, एक दोनों में से एक क्या होती है, उससे तेज चल रही होती है। तो वो कहते हैं कि टाइम और डिस्टेंस जो होते हैं वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, एब्सोल्यूट सही नहीं हो सकते हैं। दो घड़ियां भी एक जैसा एक समय पे सही टाइम नहीं दिखाती है। फ्रॉम दिस फॉलो द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला, उसी के बाद से शुरू हुआ जो दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला है, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो क्या बताता है हमें मास एंड एनर्जी के बीच में जो रिलेशंस है वो बताता है, ठीक है। आइंस्टाइन ने ही हमें ये थ्योरी दी थी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन विच ही डिस्क्राइब्ड अबाउट मास, एनर्जी एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ऑल दीज वर द पार्ट ऑफ दिस थ्योरी, क्लियर। एंड सी देखो ये नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने देखा होगा, यू आर साइंस स्टूडेंट्स, आप पढ़ते हो साइंस में, पढ़ते हैं ना हम, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा हुआ है, ये थ्योरीज आ चुकी है आपकी साइंस के अंदर, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नीचे क्या दिया हुआ, देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन यू सिट इन विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, अगर आप एक बहुत अच्छी लड़की के साथ बैठे 2 घंटे के लिए, इट सीम्स लाइक 2 minutes, ऐसा लगा है, ऐसे उसके साथ टाइम ऐसे निकल जाता है जैसे अभी 2 मिनट ही हुई है, ठीक है। व्हेन यू सिट इन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, और अगर वही आप किसी गर्म स्टोव के ऊपर 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, इट सीम लाइक 2 hours, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको बैठे हुए 2 घंटे हो गए हैं। दैट्स रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं इसी को रिलेटिविटी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कहने का, कि जो काम हम अपने इंटरेस्ट से करते हैं, जिसमें हमें रुचि होती है, अगर हम वो काम करते हैं तो वो काम करते हुए चाहे हमें 2 घंटे निकल जाए, 4 घंटे निकल जाए, हमें लगता ही नहीं है कि टाइम इतना जा चुका है, ठीक है। और वही जब हम कुछ ऐसे काम को कर रहे होते हैं जो बहुत बोरिंग होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो क्या लगता है हमें, अभी 10 मिनट हो गए हैं, अभी 15 मिनट हो गए हैं, अभी आधा घंटा हो गया है, हम टाइम ही देखते रहते हैं, है ना। ये तो राइट है ना, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। अभी जैसे कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, जिनका मीटिंग में इंटरेस्ट होगा ना, वो ये सोच रहे होंगे कि मैडम पढ़ाए अच्छा लग रहा है सुनते हुए, और जिनका इंटरेस्ट नहीं है वो क्या सोच रहे होंगे, कब खत्म होगी क्लास, अभी 10 मिनट बची है, अभी 5 मिनट बची है, उसके बाद फोन रखे हम, मीटिंग खत्म करें और फिर फोन में हम कुछ और चलाएं, वो ये सोच रहे होंगे, है ना। ये बात होती है ना सभी के साथ, सही बोल रही हूँ मैं, आई एम राइट? Yes, बोलो ma'am. भाई, am I right or not? Yes, ma'am. आपको You're क्या right. लगता है, यहाँ पर जो बच्चे प्रेजेंट है ये सारे पढ़ने वालों में से ये सोच रहे मीटिंग जल्दी से खत्म होनी चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। इट मीन्स सारे ये सोच रहे हैं कि मैडम जल्दी से मीटिंग खत्म कर दे। No, ma'am. क्रिश बोल रहा है यस मैम, क्रिश बोल रहा है मैम यस, मतलब वो ये चाहता है मीटिंग जल्दी से खत्म हो जाए, है ना क्रिश? चलो आगे देखो, we are doing paragraph 10. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, जब आइंस्टाइन जो था वो फिजिक्स में अपनी सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था, his private life was unraveling, मतलब उसकी प्राइवेट लाइफ जो थी, पर्सनल लाइफ जो थी, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, खराब हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी। एल्बर्ट had wanted to marry Minerva right after finishing his studies. एल्बर्ट जो था वो मिलेविया से शादी करना चाहता था अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी मदर चाहती थी कि वो उससे शादी ना करे, वो उस शादी के खिलाफ थी। She thought Minerva, who was 3 years older than her son, वो सोचती थी मिलेविया जो थी वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी, was too old for him, उसको ये लगता था कि मिलेविया मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है तो वो बहुत बड़ी है। मतलब पता है ना कि हम जब मैरिज में देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो गर्ल है वो बॉय से 1-2 साल छोटी होनी चाहिए, बड़ी जो एज में थोड़ा बड़ा बहुत कम लोग देखते हैं, राइट। तो मिलेविया के लिए
आइंस्टाइन की मदर के भी यही थॉट थे कि मिलेविया मेरे बेटे के लिए बहुत बड़ी है। She was also bothered by Milevia's intelligence. तो वो किस चीज से ज्यादा चिंतित थी कि मिलेविया जो थी वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी थी, उसको इस बात की भी चिंता थी। She is a book like you. वो क्या बोलती थी अपने बेटे को? His mother said. आइंस्टाइन क्या बोलती थी? वो एक किताब की तरह तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारे लिए मिलेविया जो है वो एक किताब की तरह है। किताब की तरह क्यों बोलना? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, और जो दो सेम पर्सन, यानी कि जो दो इंटेलिजेंट लोग जो हैं एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो एक साथ रहते भी हैं, उनकी मैरिज भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है चल नहीं पाती आगे। बेशक से दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, बट स्टिल फिर भी बड़े लोगों को पता लग जाता है कि इन दोनों की नहीं बन सकती, क्योंकि वो भी उतनी ही काबिल थी जितनी आइंस्टाइन था। मिलेविया भी उतनी टैलेंटेड थी, राइट? एंड दिस इज द फैक्ट। कोई भी पार्टनर ये नहीं चाहेगा कि उसका पार्टनर उससे आगे बढ़े। कहीं ना कहीं फिर उसकी जो इंटेलिजेंस थी वो दब गई। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, शादी उन्होंने कर ली। फाइनली द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। दोनों की शादी हो गई 1903 में, यानी कि पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने शादी नहीं करने दी, लेकिन जब वो जॉब लग गया उसी बार 1903 में दोनों ने शादी कर ली। एंड हैड 2 सन, और उनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू इयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद, द मैरिज फॉल्टर्ड, मैरिज जो थी वो कमजोर पड़ गई, यानी कि इन दोनों के बीच में दरारें आ गई, कहीं ना कहीं गैप आ गया। मिलेविया मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। मिलेविया जो थी वो इसके बीच में अपने जो लक्ष्य थे उनसे भटक रही थी, मतलब वो हासिल नहीं कर पा रही थी जो उसको चाहिए था। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक बहुत ही ज्यादा नाखुश टाइप की हाउसवाइफ बन गई। मतलब मिलेविया के भी कुछ लक्ष्य थे, कुछ गोल थे जो उसको वो पूरे करने थे, लेकिन आफ्टर मैरिज शी वाज नॉट एबल टू डू इट। वो नहीं कर पा रही थी कंप्लीट अपने गोल्स को, इसलिए वो बहुत नाखुश रहने लगी, दुखी रहने लगी। आफ्टर years of constant fighting, काफी साल निकल गए उनकी लड़ाई करते करते, the couple finally divorced in 1919, और दोनों ने फाइनली 1919 में डाइवोर्स ले लिया, राइट? आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। उसी साल में, यानी कि जब उनका डाइवोर्स हुआ तो आइंस्टाइन ने दूसरी शादी कर ली उसकी खुद की कजिन एल्सा से उसी साल में। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है कि आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, राइट? उसने भी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा सफर भी किया है। क्लियर? So this is about Albert Einstein. Rest of we will do tomorrow. Enough for today. I hope it is clear to everyone. सबको समझ में आ गया? If anyone want to ask anything, anyone want to ask something or not? किसी को कुछ पूछना है? No answer. Now you can leave your class. Time is over. It's 11:42. Maybe it's time for your next class. Leave everyone. Bye everybody. Amateur, कुछ you want to know the meaning of amateur? Amateur means when you do something for your enjoyment. आप अपनी खुशी के लिए कोई भी काम करते हो, वहां पर वो amateur होता है, प्रोफेशन नहीं होता। Leave बेटा।